हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जाम में पूछे गए हमारे बिजनेस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पोर्शन से। आइए फटाफट से अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर और मेल एड्रेस दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, तो सवाल है विच वन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं बनता। इसीलिए आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी का। ये सवाल है इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग regarding the superiority of the wealth maximization over the profit maximization objective of the financial management। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, एक प्रॉफिट का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो क्यों बेहतर है? इट टेक्स इनटू अकाउंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म। तो बिल्कुल सही है। इट टेक्स केयर ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म लाइक एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेंडिंग मार्केट्स। तो ये भी सही है। इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। ऐसा नहीं होता। इट कंसीडर्स रिस्क अलॉन्ग विद रिटर्न्स। तो ये भी आपका सही है। तो ए, बी एंड डी हमारे सही होंगे, इसलिए आंसर ऑप्शन सी यहां पे बन जाएगा। तो यहां पे सवाल है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन। तो हमारी जो फर्म की वैल्यू है, इट इज डिनोटेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। और वैल्यू मैक्सिमाइज तब होगी जब इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगा। तो आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन है द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल होता है कि हमें वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की, इसलिए आंसर ऑप्शन सी बनेगा। सवाल है, दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, असर्शन और रीजनिंग की, और हमें करेक्ट कोड यहां पे बताना है। असर्शन है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड नॉट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन एप्रोप्रिएट एंड ऑपरेशनली फीसिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट गोल। तो बिल्कुल शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपके पास जो है बेटर गोल है। रीजनिंग दी है, देयर एग्जिस्ट अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो रीजन भी आपका स्टैंड अलोन तो सही है, क्योंकि आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट आपकी एजेंट है शेयर होल्डर्स की। तो असर्शन और रीजन आपके दोनों इंडिविजुअली सही है, इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट। तो यहां पे सवाल है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज व्हिच पार्टिसिपेट इन द। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में, एक्स्ट्रा डिविडेंड्स इनको मिल जाते हैं। तो इसीलिए आंसर यहां पे होगा ऑप्शन नंबर सी का। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लीजिंग, एंड सबसे पहले कह रहा है लेसर ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ एन एसेट टू द लेसी। सो दिस इज अ केस ऑफ फाइनेंशियल लीज, जहां पे आप सब कुछ सारे रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर कर रहे हैं। लेसर ट्रांसफर्स द एसेट टू द लेसी बट बियर्स द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे आपको ही बियर करनी है। तो यहाँ पे ये आपकी कौन सी लीज होने वाली है? दिस इज गोइंग टू बी अ ऑपरेटिंग लीज, कि आप ऑपरेटिंग मेंटेनेंस वाला जो काम है ना, वो आपको खुद ही यहाँ पे करना है, खुद ही खर्चा आपको ये करना है। Owner of the asset sells it to the lessor, who in turn leases it back to the owner. So this is what? This is indirect lease, seal and lease back भी इसे हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये आपका वन से मैच हो रहा है। Lessor owns acquire the assets that are leased to a given lessee. So this is a direct lease. तो आंसर is going to be option number C. सवाल है, सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर अ लेसी हैविंग। तो यहां पे हमारे पास दो पर्सन हैं, ए और बी। अब यहाँ पे ए के पास जो है एक मशीन है, या फिर मान लीजिए कार है, कार उसने खरीदी हुई है, 5 लाख की कार उसने खरीदी हुई है, बट उसे यहाँ पे कैश फ्लो की एकदम से दिक्कत हो गई, लिक्विडिटी की एकदम से दिक्कत हो गई। अब यहाँ पे उसको एक बात सूझी कि ये मैं कार जो है कि बी को बेच देता हूँ। उसने कार अपनी 5 लाख की बी को बेच दी, और उसे कहा ये कार तुम मुझे लीज पे दे दो। सेल कर दी उसने ये कार उसको, और उसे वापस से लीज पे ले ली। उसने कहा लीज पे दे दो, और हर महीने मुझसे तुम 10,000 रुपए लेते रहना, मुझे तुम लीज पे दे दो ये कार। तो ये क्या बन गया? ए यहाँ पे क्या बन गया? लेसी बन गया। और बी यहाँ पे क्या बन गया? लेसर बन गया। बी ने कार ए को लीज पे दे दी, तो ए ने क्या किया? सेल किया, और वापस से क्या कर लिया? लीज पे ले लिया। सेल एंड लीज बैक इसे हम यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे तब सुटेबल होता है अगर ए को कैश की दिक्कत आ रही है, उसको कैश चाहिए, तो इसने सेल करके अभी कैश ले लिया, इसकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1।
सवाल है इंडिकेट द कोड फॉर प्रॉपर सीक्वेंसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। तो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की आपको यहाँ पे करेक्ट प्रोसेस जो है वो बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे डील को ऑरिजिनेट। सबसे पहले होगा आपका डील ओरिजिनेशन, डील की स्टार्टिंग हो जाएगी कि वेंचर कैपिटल वाले ने पैसे लगाने हैं नए प्रोजेक्ट के अंदर। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसकी स्क्रीनिंग करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा स्क्रीनिंग वाला स्टेज। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल कराएगा, यानी कि ड्यू डिलीजेंस वो करवाएगा। इसके बाद हमारी जो डील है स्ट्रक्चर होगी कि क्या डील का स्ट्रक्चर रहने वाला है, और फाइनली एक एग्जिट प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे वेंचर कैपिटल हमारा यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो एग्जिट कर सकता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन हमारे पास है, मेथड्स दिए हैं कैपिटल बजटिंग के, उनको उनके फॉर्मूला से मैच करना है। बहुत आसान सवाल है। एआरआर मेथड के अंदर हम एवरेज इनकम को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करने वाले हैं। पे बैक पीरियड मेथड में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करने वाले हैं। एनपीवी मेथड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करने वाले हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी मेथड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो करने वाले हैं। तो इसीलिए करेक्ट मैचिंग हमारे पास बनेगी ऑप्शन नंबर 2 की। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं। पे बैक पीरियड मेथड कंसीडर्स ऑल द कैश फ्लोज ऑफ अ प्रोजेक्ट। पे बैक पीरियड मेथड हमारे सभी कैश फ्लोज को यहां पे कंसीडर करता है, तो ये आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि हम केवल अपने पे बैक पीरियड तक के कैश फ्लोज को ही कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक प्रोजेक्ट पे हम 60,000 रुपए लगा रहे हैं और इसे हमें 5 सालों में 20-20 हजार रुपए मिलने वाले हैं, तो हम पहले 3 सालों तक ही देखते हैं कि पहले 3 सालों में ही हमारी ये रिकवर हो गए, इसके बाद को तो हम कंसीडर ही नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। तो ये गलत हो गया। पे बैक पीरियड मेथड कंसर्न्स मोर विद द रिकवरी ऑफ कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहां पे ये बात सही कर रखी है, हम देखते हैं कि अपनी कॉस्ट हम कब तक रिकवर कर सकते हैं। एनपीवी रिप्रेजेंट्स नेट एडिशन टू द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो ये बिल्कुल सही है। एनपीवी के अंदर हम देखते हैं कि हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल कर आई, यानी कि इस प्रोजेक्ट में हमें कितनी वेल्थ जनरेट हो रही है, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए कितना वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज राइट। Accounting rate of return method incorporates risk as well as time value of the money. Accounting rate of return method के अंदर आप डिस्काउंटिंग तो नहीं करते, कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपकी आती नहीं है, तो ये आपका यहां पे गलत हो जाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन इनपुट इज कंसीडर्ड इन कैपिटल बजटिंग। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कंसीडर करते हो कि अगर हम इसको यहां नहीं कहीं और इस्तेमाल करते तो कितनी रिटर्न हमें मिल जाती, तो ये ट्रू है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। बहुत महंगे डिसीजन है, एक बार डिसाइड कर लिया आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, तो यहां पे ये गलत हो जाएगा। कैश फ्लोज एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर डिफरेंट। तो बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो आपका डेप्रिसिएशन भी लेस हो रहा है, बट कैश फ्लो में एड बैक करते हैं उसे। एक्सपेंशन डिसीजन इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर एक्सपैंड करना है, खर्चा करेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बनेगा। तो यहां पे ऑप्शन बी फॉल्स आपका होगा और यही आंसर यहां पे बनेगा। चलिए, तो सवाल है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 दी है, इन पेबैक पीरियड मेथड रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज एडजस्टेड बाय लेसनिंग द टारगेट पेबैक पीरियड। तो अगर आपका किसी प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है तो आप उसका टारगेट पेबैक पीरियड क्या रखेंगे, लेस रखेंगे, कम रखेंगे। आप चाहेंगे कि आपका पैसा उस प्रोजेक्ट में जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। अगर रिस्क भी ज्यादा है और पेबैक पीरियड भी बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा है, आपका पैसा बहुत देर बाद आपको रिकवर होगा, ऐसे प्रोजेक्ट को आप करना नहीं चाहेंगे। तो स्टेटमेंट 1 आपकी सही है। स्टेटमेंट 2 है, सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोजल। सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें बताती है कि अलग अलग वेरिएबल्स में चेंज आने की वजह से हमारे एनपीवी के अंदर कितना चेंज आता है। तो कैलकुलेशन में तो नहीं, उसकी सेंसिटिविटी निकालने में मदद करती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है इतनी ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। हालांकि आप थोड़ा सब्जेक्टिव वे में सोचें तो एनपीवी को इन्फ्लुएंस तो कर रही है, बट उसकी कैलकुलेशन नहीं कर रही। तो इसीलिए ये हमारी स्टेटमेंट सही नहीं होगी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, इन द केस प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल अंडर कैपिटल रैशनिंग एंड अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज। तो यहां पे अगर कैपिटल रैशनिंग की सिचुएशन है, पैसे आपके पास काम में, प्रोजेक्ट आपका डिविजिबल है, मतलब आधा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहां पे हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को फॉलो करेंगे, जहां पे पर रुपी हमें रिटर्न, पर रुपी हमें कैश इनफ्लो ज्यादा आ रहा होगा, वो प्रोजेक्ट हम यहां पे करेंगे। तो आंसर ऑप्शन बी बनेगा। तो यहां पे अगला सवाल असर्शन रीजनिंग का। असर्शन दी है, व्हेन टू और मोर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि दोनों में से एक को ही कर सकते हो, दोनों को चूज नहीं कर सकते। रैंकिंग द प्रपोजल्स ऑन द बेसिस ऑफ आईआरआर, एनपीवी एंड पीआई मेथड्स मे गिव कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट। तो आपको पता है, आप ए और बी दो प्रपोजल को इवैल्यूएट कर रहे हो,
एनपीवी वाला कह सकता है ए करो, आईआरआर वाला कह सकता है बी करो। ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल हैं? कई सिचुएशंस में पॉसिबल हो जाते हैं। हर सिचुएशन में ऐसा हो जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में दोनों में आपको अलग अलग ही मिलेगा, बट कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है। वो सिचुएशंस जनरली कौन सी होती हैं? वो जनरली ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपका स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो पैटर्न और प्रोजेक्ट लाइफ जो है ना, वो अलग अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो इन कारणों की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी आपका सही है, और रीजन कहीं ना कहीं एक्सप्लेन तो कर रहा है, बट यहाँ पे हमारी ऑप्शंस जो है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी हैं। अब यहाँ पे आपकी ऑप्शंस जो हैं आपको वो आइडेंटिफाई करके आंसर मार्क करना है। देखो ऑप्शन नंबर सी तो आंसर आपका नहीं बनेगा कि दोनों फॉल्स हैं, इसको तो आप रूल आउट कर दीजिए कि ये तो आंसर नहीं है। बट हमें यहाँ पे बताना है कि नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन वाला पॉइंट क्या है। तो अगर मैं कहता हूं कि किसी चीज के लिए कोई नेसेसरी कंडीशन है तो उसका होना जरूरी है, तभी मेरे पास वो इवेंट अक्कर करेगी। तो जैसे अगर मुझे अपनी कार स्टार्ट करनी है तो उसमें पेट्रोल होना जरूरी है, तो पेट्रोल नहीं होगा तो मेरी कार स्टार्ट नहीं होगी। बट ये जरूरी नहीं है कि मेरी कार में पेट्रोल होगा तो स्टार्ट हो ही जाएगी, कोई और कारण भी हो सकता है, बैटरी खराब हो, कोई और कारण हो तो कार स्टार्ट ना हो। तो गैसोलीन का होना, पेट्रोल का होना एक नेसेसरी कंडीशन है, बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन कि मेरी गाड़ी स्टार्ट यहां पे हो जाएगी। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है कि अगर वो इवेंट हो रही है फिर तो वो होना ही होना है। जैसे अगर बारिश गिर रही है तो आपका जो फर्श है, आपका जो फ्लोर है, वो गीला होना ही होना है, वेट होना ही होना है। यहां पे अगर आपके पास डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दी स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कैश फ्लो पैटर्न है और प्रोजेक्ट लाइफ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एनपीवी आईआरआर कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देंगे ही देंगे। ऐसा हो सकता है, ये एक कारण हो सकता है। तो दिस इज रिलेटेड टू द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में भी ऐसे ही होता है कि हमारा एक कारण हो सकता है, तो ये भी एक कारण हमारे लिए है, इसलिए इट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। ऐसा नहीं है कि अगर ये रीजन हमारा ट्रू होगा तो ए हमेशा ही ट्रू होगा। तो इसलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी का हमारा बनेगा। तो थोड़ा सा टेढ़ा इसकी सवाल इसलिए बन गया क्योंकि इसकी ऑप्शन थोड़ी टेढ़ी थी। एक बार दोबारा से रीड आउट कीजिए, दोबारा से इस नोट को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द डिसीजन आउटकम ऑन इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वेरी अंडर एनपीवी एंड आईआरआर मेथड। तो एनपीवी और आईआरआर मेथड्स के अंदर हमारे डिसीजन आउटकम्स जो हैं वो कब वेरी कर जाते हैं? तो साइज डिस्पैरिटी की प्रॉब्लम हो, यानी कि हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट की वो यहाँ पे अनइक्वल है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अलग ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, एक के अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम इवेल्युएट कर रहे हैं, तो एनपीवी और आईआरआर अलग अलग आंसर दे सकते हैं। समझ रहे हो ना आप हम क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि दो प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं एनपीवी और आईआरआर वाले मेथड से। एक है प्रोजेक्ट ए, एक है प्रोजेक्ट बी। एनपीवी वाला मेथड कहता है ए कर लो, आईआरआर वाला कहता है बी कर लो। ये डिस्प्यूट हो गया, किन कारणों की वजह से ये डिस्प्यूट हो सकता है? ये हो सकता है साइज डिस्पैरिटी प्रॉब्लम, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए और बी की अलग अलग है, बहुत अलग अलग है, बहुत डिफरेंस है, इस वजह से डिस्प्यूट हो गया। टाइम डिस्पैरिटी प्रॉब्लम, यानी कि हमारी जो टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज है, हर साल हमें कैश फ्लो हो रहे हैं ना, तो इस टाइमिंग में फर्क है, किसी में कुछ पहले कैश फ्लो ज्यादा हो रहे हैं, किसी में बाद में ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा टाइमिंग में फर्क है। लाइफ डिस्पैरिटी प्रॉब्लम, दोनों प्रोजेक्ट्स की जो लाइव्स हैं वो अलग अलग है, एक की 4 है, एक की 10 साल है, तो ऐसे लाइव्स अलग अलग हैं, तब भी आपका ये इशू यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे इन कारणों की वजह से आपका एनपीवी और आईआरआर का डिस्प्यूट हो सकता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी एंड सी। अब सवाल उठता है कि एनपीवी और आईआरआर अगर अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं तो हमें कौन से को फॉलो करना चाहिए? तो बेटर रहता है कि आप यहाँ पे एनपीवी को फॉलो करो, बिकॉज इट फुलफिल्स द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो आपको इन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं जी? सबसे पहले यहां पे आप करेंगे प्रोजेक्ट जनरेशन। आप देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स को जनरेट करेंगे कि ये प्रोजेक्ट 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, आप इनको जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? इसके बाद आप कर रहे हैं जी इनकी अप्रेजल। आप अप्रेजल कर रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट का कितना एनपीवी आ रहा है, तो अप्रेजल आप उनकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। अप्रेजल के बाद आप इनमें से एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे कि इस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा एनपीवी है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहां पे आप क्या करेंगे? उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर एंड में फॉलो अप भी करेंगे कि क्या जो मैंने सोचा था वो हुआ या फिर नहीं हुआ। इसीलिए आंसर यहां पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए तो यहां पे सवाल हमारे पास है, विथ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ रुपीज 300 लाख, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाइए, एंड टैक्स फॉर इट्स लाइफ टाइम ऑफ 5 years आर एस्टिमेटेड एट 10 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 40 लाख एंड 50 लाख रिस्पेक्टिवली।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, डिस्काउंट फैक्टर भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको एनपीवी निकालना है। तो एनपीवी आप कैसे निकालते हो? सबसे पहले तो आपके अपने कैश फ्लोज पता होने चाहिए, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स पता होना चाहिए। आप उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हो। डिस्काउंटिंग फैक्टर तो ऑलरेडी बता दिए, 0.89, 0.80, 0.71, 0.64, 0.57। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स नहीं बताया हमें, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे दिए। अब ये डेप्रिसिएशन है नॉन कैश एक्सपेंस है, तो अगर ये प्रॉफिट में लेस हुआ है, हमें अपना कैश फ्लो निकालना है, कैश प्रॉफिट निकालना है, तो इस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा। तो बताया कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट 300 लाख है और लाइफ 5 साल है, और स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन हम डाल रहे हैं, तो हर साल 60 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन डाल रहे होंगे। तो ये जो हमारे पास फिगर्स दे रखी है ना, 10, 10, 30, 40, 50, इन सब में आप ये डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दोगे, तो आपके पास निकल कर आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो आपका निकल कर आएगा, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से, जो वैल्यूज आएंगे उनका टोटल करेंगे, माइनस करेंगे 300 लाख से, और यहां पे आपका एनपीवी निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, और आप देख सकते हैं कि ऐसे ही हमने यहां पे इस सवाल को सॉल्व किया है। सवाल है, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑफ असर्शन एंड रीजन सेलेक्ट द करेक्ट कोड। असर्शन हमारे पास है, रिस्क एनालिसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल एरिया इन फाइनेंस। रीजन है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन दी एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। तो ये असर्शन रीजनिंग का सवाल हमें यहां पे दे रखा है। तो यहां पे असर्शन हमारी बिल्कुल सही है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको रिस्क एनालिसिस करनी है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है। और रीजनिंग भी आपकी सही है कि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस लेने होते हैं वह फ्यूचर कैश इनफ्लोज की एस्टिमेशन के बेसिस पे ले रहे होते हैं, और यहां पे इसी में आपको फ्यूचर कैश इनफ्लोज का रिस्क निकालना पड़ता है, और यही इसे कॉम्प्लेक्स बना देता है। और आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का आपका बनेगा। सवाल है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल इज करेक्ट। तो एनपीवी मेथड के बारे में कौन सी बातें यहां पे सही हैं? सभी कैश फ्लोज को कंसीडर करता है, इट गिव्स मोर वेटेज टू डिस्टेंट कैश फ्लोज देन नियर कैश फ्लोज। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हमारे नियर कैश फ्लोज होंगे उनको हम ज्यादा वैल्यू से ज्यादा डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो दूर वैल्यूज होंगी उनके डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारे कम हो जाते हैं, तो ज्यादा वेटेज हमारे नियर वैल्यूज को मिलती है। तो ये गलत हो गई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, इसलिए ए एंड सी आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए यहां पे स्टेटमेंट 1 है, इन जनरल एनपीवी एंड आईआरआर मेथड्स लीड टू द सेम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डिसीजन व्हेन अ सिंगल प्रोजेक्ट इज इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल सही है। इनकंसिस्टेंसी इन रैंकिंग आ सकती है, कब आ सकती है? जब चेंजेस आ जाएं विद रिगार्ड टू डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑन ऑफ इंटरमीडिएट कैश फ्लोज। तो कुछ कारणों की वजह से हमारे पास इसमें डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, और यहां पे स्टेटमेंट 2 भी आपके सही है, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। कैपिटल बजटिंग एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन से जुड़ा है, ये सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, तो बिल्कुल ये भी आपकी सही है। आपकी मिनिमम रिटर्न कितनी चाहिए, दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इज इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट, जो आपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी पैसा लगा दिए वो तो अब संक हो गया है आपका, तो ये गलत हो जाएगा। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो हमें हमारी रेलिवेंट होती है, इस हिसाब से डिस्काउंटिंग करनी है हमें, और आंसर इसीलिए यहां पे ऑप्शन सी बनेगा। तो अगला सवाल हमारे पास है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 है, स्लोप ऑफ द एनपीवी प्रोफाइल रिफ्लेक्ट्स हाउ सेंसिटिव द प्रोजेक्ट इज टू डिस्काउंट रेट चेंजेस। तो एनपीवी प्रोफाइल आपकी कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी, एक तरफ आपका एनपीवी आएगा, एक तरफ आपका आएगा डिस्काउंटिंग रेट। तो जैसे जैसे आपका डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एनपीवी कम होता रहेगा, तो कुछ ऐसे आपको ये देखने को मिलेगा, और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड हो जाएगा तो एनपीवी आपका नेगेटिव भी हो जाएगा। तो इसकी स्लोप जो है वो हमें बता रही है कि एनपीवी कितना सेंसिटिव है टू डिस्काउंट रेट चेंजेस। सेकेंड स्टेटमेंट है, टू फाइंड टोटल एनपीवी ऑफ मोर देन वन प्रोजेक्ट देयर एनपीवी कैन नॉट बी एडिड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको ज्यादा प्रोजेक्ट्स का एनपीवी निकालना है तो आप उनके एनपीवी को ऐड कर सकते हो। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट के अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं, बताया गया दोनों में, कैश फ्लो और डिस्काउंट फैक्टर, ये गलत है। हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के अंदर केवल अपने कैश फ्लोज के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, ना कि डिस्काउंट फैक्टर में। तो स्टेटमेंट 3 इसलिए आपकी यहां पे गलत हो जाएगी। और स्टेटमेंट 4 की बात करें तो कहा गया, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट फैक्टर अप्लाइज एडजस्टमेंट फॉर रिस्क ओनली टू द डिस्काउंट फैक्टर। तो बिल्कुल सही कहा, केवल डिस्काउंट फैक्टर में एडजस्टमेंट हम यहां पे कर रहे होते हैं।
तो स्टेटमेंट 4 आपकी सही है, 1 और 4 सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी बनेगा। चलिए, तो यहां पे अगला सवाल हमारे पास है कि एक पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट है और यहां पे आपको बता रखा है कि उसकी बेनिफिट्स होने वाले हैं उससे हमें 75 मिलियन के, और उसकी कॉस्ट जो है प्रेजेंट वैल्यू उसकी दे रखी 55 मिलियन। सम मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल बोर्ड हैव सजेस्टेड दैट द प्रोजेक्ट हैज अ टोटल प्रेजेंट वर्थ dis benefits of rupees 15 million. Other member feel that 15 million should be treated as a cost. What will be the benefit cost ratio and the net benefits value while considering the dis benefits as a cost? तो यहां पे आपको प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ना, उसके बेनिफिट्स आपको बता दिए, उसके कॉस्ट आपको बता दिए, बट इससे कुछ डिस बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, यानी कि सोसाइटी को कोई नुकसान हो रहा है इस प्रोजेक्ट लगाने से, और उनकी कॉस्ट भी यहां पे 15 मिलियन दे रखी है। आपको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकालनी है और आपको डिस बेनिफिट्स को भी कॉस्ट में कंसीडर करना है। तो बेनिफिट्स हो गए 75 के और कॉस्ट कितनी होगी 55 प्लस 15 डिस बेनिफिट्स ऐड करके, इनकी रेशियो निकाल लो, बेनिफिट और कॉस्ट की रेशियो तो यही होगी 75 डिवाइडेड बाय 70 जो कि 1.075 निकल कर आएगा। और इसके अलावा हमें क्या बताना है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बतानी है और नेट बेनिफिट वैल्यू। नेट बेनिफिट वैल्यू क्या हो गई आपकी 75 माइनस 70 यानी कि 5 मिलियन आपकी नेट बेनिफिट वैल्यू हो गई। तो इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपको निकालना है, तो इनमें से कौन सा मेथड हमारे पास नहीं है। डिविडेंड यील्ड मेथड, तो आप डिविडेंड की यील्ड देख सकते हैं, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, इसके अंदर ग्रोथ ऐड कर लो, ये भी एक मेथड है। और यील्ड टू मैच्योरिटी वाईटीएम, वाईटीएम तो बॉन्ड वैल्यूएशन का मेथड है, इक्विटी का नहीं है, तो ये यहां पे आपका आंसर हो जाएगा। अर्निंग यील्ड मेथड भी आप ले सकते हैं, अर्निंग डिवाइडेड बाय द वैल्यू या फिर प्राइस ऑफ द शेयर। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का देखो जी सबसे पॉपुलर मेथड आपका सीएपीएम है और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन ए बनेगा। चलिए यहां पे हमारे पास है असर्शन रीजनिंग का सवाल। असर्शन है प्राइमरी मोटिव ऑफ अ कंपनी इन यूजिंग द फाइनेंशियल लीवरेज इज टू मैग्नीफाई द शेयर होल्डर्स रिटर्न अंडर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस। तो फाइनेंशियल लीवरेज का हमारा मकसद यही होता है कि फाइनेंशियल लीवरेज के थ्रू हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनकी रिटर्न को मैक्सिमाइज हम कर सके, उनकी रिटर्न को मैग्नीफाई हम कर सकें। तो यही हमारा प्राइमरी मोटिव इसका होता है। रीजन दिया यहां पे, मैग्नीफाई शेयर होल्डर रिटर्न, फिक्स चार्ज फंड कैन बी ऑब्टेन्ड एट अ कॉस्ट हायर नहीं होगा, कॉस्ट लोअर। फिक्स चार्ज वाले आप लोअर फंड पे ले लोगे और अल्टीमेटली आपका जो रिटर्न है वो इक्विटी वालों के लिए बढ़ जाएगा। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन हमारे पास है द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इज ₹90। करंट मार्केट प्राइस ₹90 है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज 4.5। तो D1 4.5 है, हमारे पास प्राइस जो है वो 90 है और ग्रोथ रेट हमें यहाँ पे दे रखा है कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ 8%। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं जी, D1 बाय P0 प्लस ग्रोथ रेट, इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1/20, ये 1/20 जो है ये बेसिकली आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 0.05 प्लस 0.08 इज इक्वल टू 0.13 और 13%, यानी कि आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी आपकी गलत है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ द फर्म, सही है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अ फंड हैव अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटेड टू दैट सोर्स ऑफ ओनली। तो बिल्कुल डेट इक्विटी अलग सोर्स की अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट कंप्राइज एनी रिस्क प्रीमियम। अब आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कह रहे हैं उसके अंदर रिस्क प्रीमियम नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत बात यहां पे बोली गई है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें डेफिनेटली आपका रिस्क प्रीमियम होने वाला है। जैसे अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी के अंदर यहां पे हम रिस्क फ्री रिटर्न वाली थोड़ी कॉस्ट लेंगे, इसके अंदर प्रीमियम भी तो ऐड करते हैं, रिस्क प्रीमियम भी तो ऐड करते हैं। जो आपकी इक्विटी ले रहा है क्यों ले रहा है, क्योंकि वो रिस्क प्रीमियम कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, नहीं तो वो मार्केट से सरकारी सिक्योरिटीज ना ले लेता। तो ये चीज यहां पे गलत है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिक डाटा फॉर एनपीवी, तो ये सही है, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। A firm with high operating leverage has, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हमारी ज्यादा है तो इसका मतलब हम ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज से हमारा कौन सा फार्मूला यहां पे जुड़ा हुआ है।
तो कंट्रीब्यूशन बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज व्हाट, दिस इज ईबीआईटी, ये आपका जुड़ा है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये तो डायरेक्टली जुड़ा ही है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये भी जुड़ा ही है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ अ फर्म आर 3 and 2। हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज यहां पे दे रखी हैं। If sales increase by 6%, earning before tax will rise by। अगर हमारी सेल 6% से बढ़ी, अर्निंग बिफोर टैक्स कितने से बढ़ेंगी? तो यहां पे सेल्स और अर्निंग बिफोर टैक्स का जो रिलेशनशिप है ना, दिस इज गोइंग टू बी डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ये आपको क्या बताता है कि आपके परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है ईबीटी में डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहां पे ये आपका 6 है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपका कितना निकल कर आ रहा है 6%। परसेंटेज चेंज आपका ईबीटी या फिर अर्निंग पर शेयर में कितना आएगा? ये आएगा 36%। 6 into 6 36%। तो आंसर यहां पे ऑप्शन सी बनेगा। सवाल है दैट पर्सनल लीवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लीवरेज इज एज्यूम्ड बाय। पर्सनल लीवरेज और कॉर्पोरेट लीवरेज आपस में आपकी एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगी, ये मानता है आपका एमएम मॉडल। जब आर्बिट्राज की बात करते हैं ना, तब इस चीज की बात होती है। तो इसीलिए यहां पे हमारा जो आंसर है, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड ऑन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बीटा कॉफिशिएंट दे रखा है, रिस्क फ्री रिटर्न दे रखा है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे रखा है हमें मार्केट के अंदर। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो आर एफ हमें दे रखा है 9, आर एम माइनस आर एफ होगा 16 माइनस 9 इंटू बीटा है 1.4। ये हो गया 9 प्लस 7 इंटू 1.4, 7 इंटू 1.4 आपका होता है 9.8। तो ये आपका निकल कर आ गया 18.8%, यानी कि ऑप्शन सी आंसर बनेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 दी है कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। तो बिल्कुल सही है, कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है these include equity share capital, preference share capital, debentures, all debt and all reserves। तो ऊपर कह रहे लॉन्ग टर्म फंड, नीचे कह रहे सारे डेट आते हैं। भाई सारे कहां से आ जाएंगे? शॉर्ट टर्म नहीं आएंगे, केवल हमारे लॉन्ग टर्म ही आएंगे यहाँ पे। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 सही होगी और 2 गलत होगी। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। सवाल है कंपनी हैज 10% परपेचुअल डेट ऑफ रुपीज 1 लाख एट 5% प्रीमियम। तो यहां पे हमने 10% इंटरेस्ट देना है 1 लाख के डेट पे, यानी कि हमें 10,000 का जो इंटरेस्ट है वो उस पे पे करना है और हमने उसे 5% प्रीमियम यानी कि 1 लाख को 1,05,000 पे इशू किया था। टैक्स रेट 30% है, उसका बेनिफिट भी हमें यहाँ पे मिलेगा। हमें कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो निकाल कर बतानी है। तो आपने कितना इंटरेस्ट देना है? 10,000 का इंटरेस्ट देना है, इस पर 30% तो टैक्स बेनिफिट ही हो जाएगा। तो नेट कॉस्ट तो आपकी केवल 70% ही बची, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और नीचे हमारा इशू प्राइस है 1,05,000 का। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारे आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास है 7,000, नीचे है 1,05,000 और परसेंट निकालना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये इसको सॉल्व करें, 7 1 से 7 और ये आया आपके पास 35, सो दिस कम्स आउट टू 15। 100 by 15 अगर आप करें, दिस वुड कम आउट टू 6.66%, यानी कि ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी दी आंसर। सवाल है which of the following is not included in the assumptions on which Gordon proposed a model on stock valuation? Retained earnings the only source of financing, सही है। फाइनाइट लाइफ ऑफ द फर्म, ये गलत है क्योंकि उन्होंने माना कि फर्म की लाइफ इनफाइनाइट है। टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न, ये भी सही है। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी दी आंसर। सवाल है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज। क्योंकि इक्विटी वालों का रिस्क ज्यादा होता है। इक्विटी शेयर्स आर नॉट इजीली सेलेबल, ऐसा नहीं है। डू नॉट प्रोवाइड फिक्स्ड डिविडेंड रेट, तो ये सही है, बट ये इसलिए ज्यादा नहीं होती कॉस्ट इनकी। जनरली द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, तो ये भी आपका पॉइंट यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। इक्विटी शेयर हैव हाई रिस्क देन डेट, इक्विटी शेयर वालों का रिस्क ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा रिस्क लेगा वो ज्यादा रिटर्न चाहेगा, इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट। तो आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा। सवाल है एमएम हाइपोथेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions? कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट, बिल्कुल सही। फर्म्स बिलोंग टू इक्वल मार्केट क्लास, ये भी सही है। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये भी सही है। देयर आर नॉमिनल कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये आपकी गलत है। ये मानती है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते और इसीलिए आंसर बनेगा ए बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट वन में सबसे पहले एमएम हाइपोथेसिस विदाउट टैक्सेस। तो ये हमें क्या बताती है? ये कहती है इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस अ फर्म्स मार्केट वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन इनवेरिएंट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस। तो अगर टैक्स इफेक्ट को इग्नोर कर दें तो यहाँ पे हमारे पास हमारी जो फर्म की वैल्यू है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पे कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी कुछ ऐसा ही कहती है। वो यहाँ पे हमारे पास कहती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एज्यूम्ड टू इंक्रीज लीनियरली विद लीवरेज। वो कहती है कि अगर आप डेट बढ़ाएंगे तो उससे आप ये तो कह देंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है तो उससे हमारा फायदा हो रहा है, बट यहाँ पे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी और वो इसके डिक्रीज को ऑफसेट कर देगी। तो इसलिए यहाँ पे इससे आपका 3 मैच हो जाएगा। एमएम हाइपोथेसिस अंडर कॉर्पोरेट टैक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्सेस अगर हम यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, तो उस केस में ये हमें बताती है कि अगर आप डेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फर्म की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि डेट पे जो इंटरेस्ट है उस पे आपको टैक्स में डिडक्टिबिलिटी मिल जाती है। नेट इनकम अप्रोच यहाँ पे क्या कहती है? नेट इनकम अप्रोच कहती है कि आपका कॉस्ट ऑफ डेट जो है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये दोनों आपके कांस्टेंट रहेंगे, चाहे जितना मर्जी डेट जितना मर्जी इक्विटी आप इस्तेमाल करो। सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अ फर्म हैज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर दैट अकर्स व्हेन WACC इज मिनिमम। तो बिल्कुल सही बोला। दिस अप्रोच क्लियरली इंप्लाइज दैट WACC डिक्रीजेस ओनली विद इन द रीजनेबल लेवल ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड रीचिंग टू द मिनिमम लेवल। इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद फाइनेंशियल लीवरेज व्हेन इट इंक्रीजेस बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो बिल्कुल सही रीजन यहाँ पे दे रखा है। कुछ लेवल तक तो आप डेट डालेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, डेट की कॉस्ट कम होगी, उससे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा डेट डाल देंगे, फाइनेंशियल लीवरेज आपका बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइज करनी शुरू हो जाएगी। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन है यहां पे बनेगा। टैक्स शील्ड वुड रिजल्ट इन। टैक्स शील्ड का क्या मतलब है? टैक्स शील्ड का मतलब है यहां पे कि आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। किसका बेनिफिट ले सकते हैं? अपने पास जो आपके जैसे डेट है आपके पास, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे? कि उसका जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे उस पे आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। आप अगर अपना प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं जिसपे आपको इनकम टैक्स पे करना है, तो वो प्रॉफिट में पहले आप इंटरेस्ट लेस करते हैं। तो इस इंटरेस्ट की वजह से ना आपको एक टैक्स शील्ड मिल जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपकी अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन ईपीएस एंड डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। सवाल है ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट आपका होता है? इसके अंदर हम निकालते हैं ईबीआईटी दैट प्रोड्यूसेस द सेम लेवल ऑफ ईपीएस फॉर टू अल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर्स। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का। क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन हमें दी है इफ द फर्म इज प्रिपेयर्ड टू इनकर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन इट मे बी इन अ पोजीशन टू रिड्यूस इट्स इन्वेंट्री कॉस्ट। तो यहां पे अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा ज्यादा करने के लिए तैयार हैं, हम जब भी सामान हमें चाहिए फटाफट सामान वो मंगा लेंगे चाहे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़े। अपने पास इन्वेंट्री हम कम रखेंगे क्योंकि इन्वेंट्री हम ज्यादा रखते हैं तो हमारी जगह भी उसमें ब्लॉक हो जाती है और पैसा भी उसके अंदर ब्लॉक हो जाता है। तो बिल्कुल सही यहाँ पे बोला गया। As in such a case, firm can use the fastest mode of transportation and rush the goods to the desired warehouse unmindful of the cost of transportation. तो बिल्कुल अगर हमें पास ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई कि फटाफट गुड्स चाहिए तो बिना खर्चे की परवाह किए, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे की बिना परवाह किए हम सामान को जल्दी से जल्दी मंगा लेंगे। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, इसलिए आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल की हमें स्टेजेस बतानी है। तो अलग अलग स्टेजेस हमारे पास होंगी। सबसे पहले हम अपने कैश जो है उसका इस्तेमाल करेंगे रॉ मटेरियल खरीदने में, फिर उस रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश गुड्स को सेल में कन्वर्ट करेंगे और उससे डेटर्स हमारे अराइज होंगे, फिर उनसे हमें इवेंचुअली कैश मिल जाएगा और फिर इस कैश से रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो ये साइकिल आपका चलता जाएगा। तो ये साइकिल आपका ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द आंसर।
अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का क्या करें, कई बार हम क्रेडिट पे तो भी तो सामान खरीदते हैं तो फिर हमें उसे भी लेस करना पड़ेगा, बट अगर हम उसे लेस कर रहे हैं तो इसकी सीक्वेंस हमारी यहाँ पे नहीं प्रॉपर बन पा रही है इन बाकी ऑप्शंस को देखते हुए, तो इसीलिए हम इन्हें इग्नोर करके ऑप्शन नंबर 1 को अपना आंसर बना रहे हैं। अगर इसे लेस करना हो तो एंड में फॉर्मूला में तो लेस कर देते हैं, बट सीक्वेंस में हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते, तो सीक्वेंस के अंदर हम नॉर्मली केवल इन्हीं आइटम्स को कंसीडर करके चलते हैं, उसे कंसीडर नहीं करते बिकॉज इट इज अ माइनस आइटम, हमारी सीक्वेंस के अंदर माइनस आइटम की जगह नहीं है, फॉर्मूला में आप उसे एंड में माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की हमें मैचिंग करनी है, बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले एबीसी कंट्रोल सिस्टम, एबीसी कंट्रोल के अंदर हम ए बी सी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी की आइटम्स देखते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं कि किन आइटम्स पे ज्यादा कंट्रोल लगाना है, तो ये आपका 4 से मैच होगा। और जीआईटी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, इन्वेंट्री को कैरी नहीं करते, आपको जब जरूरत है तब इन्वेंट्री मिल जाती है, तो आपकी नेसेसिटी ऑफ कैरिंग लार्ज इन्वेंट्री जो है वो एलिमिनेट यहाँ पे हो रही है। फिर है आपका आउटसोर्सिंग सिस्टम, आउटसोर्सिंग सिस्टम के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग सिस्टम के अंदर आप जो है एंसिलरी यूनिट्स डेवलप कर रहे हैं अराउंड द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, एंड वो एंसिलरी यूनिट्स जो है वो आपको जो है पार्ट सप्लाई कर देंगी, यानी कि जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जो आपको इनपुट चाहिए, आप उसे बाहर से आउटसोर्स यहाँ पे करा रहे हैं, तो ये आपका 1 से मैच हो जाएगा। कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप आसानी से बहुत सारी इन्वेंट्री को ट्रैक कर लेंगे, तो ये 2 से मैच होगा और आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए सवाल है, इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल इन एनी एंटरप्राइज मे आल्सो रिजल्ट इनटू, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल की कटौती है, वर्किंग कैपिटल की कमी है, तो आपके जो चेंजेस हो रहे हैं आप उनको अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ओवर कैपिटलाइजेशन, वर्किंग कैपिटल कम है, सो दिस इज अ केस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, ना कि ओवर कैपिटलाइजेशन। ट्रेड और कैश डिस्काउंट भी आप अवेल नहीं कर पाएंगे जल्दी पेमेंट वगैरह करके, और आपका प्रोडक्शन और सेल्स का वॉल्यूम भी यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, सो आंसर इज गोइंग टू बी 1, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सवाल है, द फॉर्मूला Q/2 इज यूज्ड टू कंप्यूट, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ना EOQ के अंदर हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, कब करते हैं, जब हमें कैरिंग कॉस्ट जो है वो निकालनी होती है, तो कैरिंग कॉस्ट आपको निकालनी होती है कि एवरेज आपकी इन्वेंट्री की कितनी कैरिंग कॉस्ट आती है, तो आपने एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो कई बार हमें ओपनिंग क्लोजिंग की फिगर्स नहीं गिवन होती, एक ही फिगर गिवन होती है, तो हम ओपनिंग को 0 मानकर या फिर एक फिगर को 0 मानकर उसमें प्लस कर देते हैं, जो इन्वेंट्री की फिगर हमें गिवन है उसे डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास इवेंचुअली Q/2 ही निकल कर आ जाता है एवरेज इन्वेंट्री, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट के अंदर इसे कंसीडर कर रहे हैं, तो आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में हमें दे रखा है कंसंट्रेशन बैंकिंग, कंसंट्रेशन बैंकिंग बेसिकली आपके पास एक कैश की कलेक्शन की टेक्निक है, तो ये आपका 2 से मैच होगा। फिर है ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर सर्टेनिटी, तो ये आप कंप्यूट करते हो बॉमल मॉडल का इस्तेमाल करके, तो ये आपका 1 से मैच होगा। प्लेइंग द फ्लोट इज अ कैश डिस्बर्समेंट टेक्निक, तो ये आपका 4 से मैच होगा। और यहाँ पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर अनसर्टेनिटी, ये आपको मिलर और मॉडल बताता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बनेगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो सवाल है मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है, इन्हें मैच हमें करना है। लिस्ट 1 में दिख रहा है फुल सर्विस नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, तो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर यहाँ पे आपके पास बैड डेट की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, तो इसलिए आपका बी से मैच होगा। फुल सर्विस रिकोर्स फैक्टरिंग, तो रिकोर्स में आपको बैड डेट की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तो ये आपका यहाँ पे सी से मैच होगा। नॉन नोटिफिकेशन फैक्टरिंग के अंदर आप अपने क्लाइंट्स को नोटिफाई नहीं करते, इन्फॉर्म नहीं करते फैक्टरिंग अरेंजमेंट के बारे में। और बल्क फैक्टरिंग आपका है कि क्लाइंट कंटिन्यूज टू एडमिनिस्टर क्रेडिट एंड टू ऑपरेट सेल्स लेजर, तो यहां पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। चलिए, तो सवाल है, द कॉस्ट अराइजेस आउट ऑफ द फेलियर ऑफ द कस्टमर्स टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस व्हेन पेमेंट ऑन क्रेडिट सेल्स बिकम्स ड्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉस्ट जो इंपॉर्टेंट है उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, एक है डेलिंक्वेंसी कॉस्ट और एक है डिफॉल्ट कॉस्ट। तो डेलिंक्वेंसी कॉस्ट आपकी कौन सी होती है, विच अराइजेस आउट ऑफ द फेलियर ऑफ द कस्टमर्स टू मीट देयर ऑब्लिगेशन व्हेन द पेमेंट ऑन क्रेडिट सेल्स बिकम्स ड्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड, इन्हें हम डेलिक्वेंसी कॉस्ट बोलते हैं। इनके अंदर ना 2 चीजें आती हैं कि आपका क्रेडिट पीरियड तो पूरा आ गया बट कस्टमर ने आपको भी पैसे नहीं दिए, तो आपके फंड्स यहाँ पे क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, और दूसरा आप उससे रिकवर करने के लिए खर्चा करेंगे, उसे रिमाइंडर भेजेंगे, लीगल आप एक्शन लेना चाहेंगे तो चार्जेस लगेंगे, ये सारी आपकी डेलिंक्वेंसी कॉस्ट है।
और जब एक्चुअल में आपका जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट कर देगा, आपको पैसे देगा ही नहीं, वो हाथ खड़े कर देगा कि भाई मैं पैसे नहीं दे पा रहा, आपका बैड डेट हो गया, दिस इज टर्म्ड एज द डिफॉल्ट कॉस्ट। तो यहां पे हमारा जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, डेलिंक्वेंसी कॉस्ट का। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is aptly described by 2/10 net 30? 2/10 net 30 का मतलब यहां पे क्या है? 2/10 net 30 का मतलब है कि यहां पे आप 10 दिनों में पैसे दे दो 2% डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो 30 दिनों में देने ही पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्रेडिट टर्म्स, कितने दिनों में पैसे देने पड़ेंगे। ऑप्शन 3 आंसर बनेगा। Which is not an integral part of the credit policy of a business firm? तो स्टैंडर्ड टर्म्स कलेक्शन पॉलिसी ये पार्ट होंगे, क्रेडिट रेटिंग नहीं पार्ट होगा, इसीलिए आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। देखो जी, हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है ना, उसके ये तीन मेजर डायमेंशंस, तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स, टर्म्स एंड पॉलिसी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टैंडर्ड बेसिकली हमारा होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसको क्रेडिट देना है, किस स्टैंडर्ड के बंदे को क्रेडिट देना है, टर्म्स हमारा कितने समय के लिए देना है, और कलेक्शन पॉलिसी कैसे कलेक्ट करने वाले हैं। सवाल है, which one of the following assumptions is not covered by the Walters model of dividend policy? All financing is through retained earnings, ये सही है। Firms business risk do not change, ये भी सही है। Infinite life, ये भी चेंज है, ये भी सही है। Key variables like EPS and DPS keep on changing, तो ये यहाँ पे गलत है, आपके वेरिएबल्स कांस्टेंट माने जाते हैं, so इसीलिए आंसर ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन है, which one of the following statements is false? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है? Effective dividend policy is an important tool to achieve the goal of wealth maximization. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप ऐसी डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करो जिससे आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, आपका जो प्राइस ऑफ द शेयर है वो ज्यादा से ज्यादा निकल कर आए, और वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल भी इसके ऊपर इलेबोरेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, ऑप्टिमल पे आउट रेशियो फॉर अ ग्रोथ फर्म इज 100%। अगर आपकी ग्रोथ फर्म है, आर आपका केस से ज्यादा है, तो उस केस में आपको कुछ भी पे नहीं करना चाहिए, आपकी ऑप्टिमल पे आउट रेशियो 0% होगी। तो ये आपकी फॉल्स हो गई, और यही आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हमें करेक्ट बतानी है। डिविडेंड पे आउट रेशियो रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ द अर्निंग्स व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो बिल्कुल आपकी यही है कि हमारी अर्निंग्स का कितना पोर्शन हम इक्विटी वालों को दे देते हैं, हमारी अर्निंग्स का कितना पोर्शन हम इक्विटी वालों को दे देते हैं, दिस इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाय द गॉर्डन मॉडल। तो बिल्कुल सही है, हमारे जो गॉर्डन थे, प्रोफेसर गॉर्डन थे, उन्होंने ही बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट की बात करी थी। MM model suggests that dividend payment is very relevant for value of the firm, गलत है, वो dividend irrelevance की बात करते हैं। वॉल्टर मॉडल सजेस्ट है डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस, ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि डिविडेंड पेमेंट और वैल्यू ऑफ द जो शेयर है उसके अंदर रिलेशन होता है। दिस इज डिविडेंड रेलेवेंस आर्ग्यूमेंट गिवन बाय वॉल्टर। तो इसीलिए आंसर इज गोइंग टू बी ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अजम्पशन ऑफ द वॉल्टर डिविडेंड मॉडल? तो वॉल्टर मॉडल की अजम्पशन क्या है? परपेचुअल लाइफ है, अर्निंग्स को या तो बांट दोगे डिविडेंड में या इंटरनली इन्वेस्ट कर लोगे। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ये भी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट, ये नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होती जाएगी जैसे ही आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो फ्लक्चुएट करेगी, एंड दैट वुड डिपेंड फर्दर ऑन आर एंड के रिलेशनशिप। तो 1, 2 एंड 3 आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज नॉट इंक्लूडेड इन द वॉल्टर वैल्यूएशन मॉडल? तो वॉल्टर मॉडल में कौन सी assumption आपकी नहीं है? रिटेन्ड अर्निंग ओनली फाइनेंसिंग, ये होती है वहां पे। नो चेंज इन ईपीएस टीपीएस, ये भी सही है। फर्म हैज फाइनाइट लाइफ, ये गलत है, क्योंकि फर्म की इनफाइनाइट लाइफ हम अज्यूम करते हैं। ऑल अर्निंग्स आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और इन्वेस्टेड इंटरनली इमीडिएटली, ये भी सही है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। Assertion है, the most important aspect of dividend policy is to determine the amount of earnings to be distributed to shareholders and the amount to be retained. तो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर हम देखते हैं कितनी अर्निंग्स बांट दें शेयर होल्डर्स को और कितना अमाउंट जो है अपने पास रिटेन कर लें। तो बिल्कुल सही है, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म हैज इट्स इफेक्ट ऑन बोथ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो अगर आप डिविडेंड नहीं बांट के रिटेन कर लेते हो तो ये आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को इफेक्ट कर रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स। और अगर आप डिविडेंड बांट देते हो तो आपकी ये वेल्थ को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनी हो जो कि डिविडेंड रेगुलरली बांटती रहती है तो उसकी इमेज मार्केट में अच्छी रहती है और उसकी जो शेयर होल्डर वेल्थ है वो भी बढ़ सकती है, क्योंकि मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ जाएगा। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला सवाल है, लिंटनर मॉडल शोज दैट द करंट डिविडेंड डिपेंड्स। लिंटनर मॉडल कहते हैं कि आपका जो करंट डिविडेंड है वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन पार्टली ऑन द करंट अर्निंग्स एंड पार्टली ऑन द प्रीवियस ईयर डिविडेंड, ऐसा कहता है लिंटनर मॉडल। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्रिटिकल एजम्पशंस ऑफ वाल्टर मॉडल। अब ये सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी जरूर है, पर यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्रिटिकल एजम्पशन यहाँ पे कौन सी है। देखो जी, इसकी क्रिटिकल एजम्पशन ये है कि सारी फाइनेंसिंग आपकी रिटेन्ड अर्निंग से हो रही है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स को आप यूज नहीं कर रहे। तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे एज्यूम की है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाले, सारी फाइनेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग से करने वाले हैं। तो एक बहुत क्रिटिकल एजम्पशन हमारे लिए बन जाती है। बाकी जो बातें कर रखे हैं ये इतनी क्रिटिकल एजम्पशन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, हर थ्योरी में ऐसे कांस्टेंट रहने की बात करी होती है। ये जो है हमारे पास क्रिटिकल एजम्पशन बनेगी और इसलिए यही आंसर यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बतानी है। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज इनहेरेंट इन ऑल फॉरेन करेंसीज डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शन। तो आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे मान लीजिए आपने कोई गुड्स ही सेल किए और उन गुड्स की पेमेंट आपको बाद में होने वाली है, अभी नहीं हो रही, वो आपने क्रेडिट पे सेल किए और आपको जो पेमेंट है वो बाद में मिलेगी। तो अब यहाँ पे हो सकता है जब बाद में आपको पेमेंट मिले तो फॉरेक्स के रेट में चेंज आ जाए। दिस इज योर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांसलेशन एक्सपोजर का मतलब है कि बीच में आपकी बैलेंस शीट की डेट आ गई, बैलेंस शीट की डेट पे आपके डेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जब आप उनको ट्रांसलेट करते हैं, ये डेटर्स को आप ट्रांसलेट करते हैं, डेटर डॉलर में दिख रहे हैं, आपके रुपीस में बैलेंस शीट बन रहे हैं, तो आप इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपकी फॉरेक्स की फ्लक्चुएशन आ रही है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो चुका है अब तक, तो दिस इज ट्रांसलेशन एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है कि हम अपनी पूरी फर्म के ऊपर जो एक्सपोजर पड़ रहा है ना फॉरेक्स के चेंजेस का, उसको देख रहे हैं, हमारी पूरी फर्म की वैल्यूएशन के ऊपर कैसे इंपैक्ट कर रहा है हमारा फॉरेक्स, दिस इज इकोनॉमिक एक्सपोजर। ऑपरेटिंग एक्सपोजर की बात करें तो हमारे जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, हमारे जो नॉर्मल रेवेन्यूज हैं, कॉस्ट हैं, ऑपरेशन से जुड़ी जो भी चीजें हैं उनको कैसे इंपैक्ट कर रहा है हमारा फॉरेक्स। तो यहां बोल रहे हैं डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द फर्म्स फ्यूचर ऑपरेटिंग रेवेन्यू और फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। ए बी एंड सी आपके करेक्ट होंगे, यानी कि आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। The statements relate to international financial environment. Denote the code of the statements being correct or incorrect. Statement 1 है, foreign exchange risk denotes the variance of the domestic currency value of assets, liabilities or operating income attributable to anticipated changes in exchange rate. तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बताता है कि वेरिएंस कितना आएगा बिकॉज ऑफ दी, किस में वेरिएंस की बात करें, डोमेस्टिक करेंसी में या फिर फॉरेन करेंसी में। हम बात करें कि फॉरेन करेंसी वैल्यू में कितना चेंज आएगा, ना कि डोमेस्टिक। तो पहली स्टेटमेंट यहां पे अप्रोप्रिएट नहीं बनती। सेकंड स्टेटमेंट कहती है foreign exchange exposure denotes the sensitivity of the real value of assets, liabilities and operating income to unanticipated changes in exchange rates expressed in its functional currency. तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, ये बताती है कि कितनी सेंसिटिव है हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह की वैल्यू ड्यू टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। तो इसलिए हमारे पास आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। यहां पे असर्शन हमें दी है, इंपैक्ट ऑफ डेप्रीसिएटिंग इंडियन रुपी। अगर हमारा इंडियन रुपी क्या कर रहा है, डेप्रीसिएट कर रहा है, $1 ₹50 से अब क्या रेट हो रहा है, $1 जो है ₹60 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब इंडियन रुपी हमारा डेप्रीसिएट यहां पे कर रहा है। लीड्स टू लेस कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म्स फ्रॉम इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे अगर हमारा जो रुपी है वो डेप्रीसिएट कर रहा है, आपको बाहर से सामान मंगाना है, बाहर से आप $1000 का सामान मंगाते थे, तो पहले आपका कितना खर्चा आता था, पहले 50,000 आता था, अब आपका खर्चा 60,000 आएगा। तो आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो क्या हो गए, इंपोर्ट्स यहाँ पे महंगे हो गए, कॉस्टली हो गए। तो इस केस में हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं, जैसे ये हम ₹1000 का क्या मंगा रहे थे, पेन्स मंगा रहे थे, अब हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स पेन बना रही हैं उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब बाहर से इंपोर्ट्स वाले पेन महंगे हो जाएंगे, उनके पेन कंपैरेटिवली सस्ते होंगे, तो उनका यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है। तो बिल्कुल ए में बिल्कुल सही बात बोल रखी है। और रीजन दिया, डेप्रिसिएटिंग इंडियन रुपी रिजल्ट्स इन डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन। तो अगर हमारा इंडियन रुपी डेप्रीशिएट कर रहा है तो इससे हमारा इन्फ्लेशन पे डाउनवर्ड प्रेशर बनेगा। तो ऐसा नहीं होता, अगर आपको कुछ चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी है, जैसे आपका क्रूड ऑयल है, बाहर से इंपोर्ट आपको करना ही करना है, आपका रुपी डेप्रीशिएट करके $1 इज इक्वल टू ₹60 हो गया। अब बाहर से क्रूड मंगाएंगे, वो आपको महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा यानी कि इन्फ्लेशन हमारी बढ़ जाएगी। तो रीजनिंग सही नहीं है, असर्शन आपकी सही है, और इसीलिए आंसर बनेगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड पॉपुलरली फॉर द सिचुएशन व्हेन अ स्पेक्युलेटर बीइंग डोमिनेंट इन द मार्केट एक्सपेक्ट्स अ ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी एंड ही बिगिंस सेलिंग इट फॉरवर्ड।
तो यहाँ पे ये टर्म जो है दिस इज रेफर्ड टू एज द बैंडवैगन इफेक्ट। तो आइए समझते हैं। तो हमारे पास एक स्पेकुलेटर है, एक स्पेकुलेटर हमारे पास है, अभी हमारे पास प्राइस चल रहा है $1 इज इक्वल टू ₹60। वो एक्सपेक्ट करता है कि 30 डेज बाद, एक महीने के बाद क्या होगा, ये जो $1 है ना ₹50 का हो जाएगा। एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारी पर्टिकुलर करेंसी की जो वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी। और यहाँ पे वो क्या करेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना शुरू कर देगा। कैसे एंटर करना शुरू कर देगा? वो करेगा कि मैं तुम्हें फ्यूचर में सेल करूंगा $1। कितने का सेल करूंगा? वो कोई भी प्राइस रह सकता है, जैसे मान लीजिए उसने रख लिया $1 इज इक्वल टू ₹55, 56, कोई भी प्राइस उसने यहाँ पे रख लिया। तो यहाँ पे वो क्या सोच रहा है कि मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं कि लोगों को 55 में बेच दूंगा, बट यहाँ पे मैं मार्केट से $1 ₹50 का खरीद लूंगा और उन्हें 55 का बेचता रहूंगा और मेरे को ₹5 पर डॉलर जो है गेन होता रहेगा। ऐसा वो यहाँ पे सोच रहा है। तो वो यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रहा है फ्यूचर में गेन्स पाने के लिए। तो यहाँ पे उसने क्या किया, तो बताया स्पेकुलेटर बीइंग डोमिनेंट इन द मार्केट एक्सपेक्ट्स अ ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी। तो इसे लग रहा है कि ड्रॉप हो जाएगा हमारी करेंसी की वैल्यू में, और इसीलिए उसने इसकी फॉरवर्ड सेलिंग शुरू कर दी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना शुरू यहाँ पे कर दिया। अब बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक ऐसा करेगा तो बाकी भी इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। दिस इज द बैंड वैगन इफेक्ट। तो आंसर यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी का। सवाल है इंटरनेशनल फीचर इफेक्ट सजेस्ट दैट होम करेंसी विल, क्या कहता है? एप्रिशिएट इफ द करंट होम इंटरेस्ट रेट एक्सीड द करंट फॉरेन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट को लिंक कर रहे हैं हम अपने एक्सचेंज के एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से। अब देखो इंडिया के अंदर हमारे इंटरेस्ट रेट कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। आपने सुना होगा, आपको पता भी है, इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, यूएस के अंदर कम होते हैं। तो यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगाइए कि इंडिया में 12% इंटरेस्ट है, यूएस में आपका 4% इंटरेस्ट है। तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो यहाँ पे इंडिया की करेंसी की वैल्यू क्या करती है यूएस के मुकाबले, एप्रिशिएट करती है कि डेप्रिशिएट करती है? इंडिया की करेंसी की वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट कर जाती है। तो कहा जी इट विल डेप्रिशिएट इफ द करंट होम इंटरेस्ट रेट एक्सीड्स द करंट फॉरेन इंटरेस्ट रेट। तो इंडिया की करेंसी हमेशा यूएस के मुकाबले नीचे जाती रहती है, डेप्रिशिएट करती रहती है। इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यूएस के अंदर कम है। तो इसीलिए आंसर यहां पे आप प्रैक्टिकली रिलेट करके भी ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर सकते हैं। चलो सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज इन एडवांस द एक्सचेंज रेट टू बी यूज्ड बट इट इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो बिल्कुल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप पहले ही स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में $1 आपसे इतने दाम का खरीदने वाले हैं, बट यहाँ पे इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह आपके, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो कस्टमाइज्ड होते हैं, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन्हें डिजाइन कर सकते हो। बट फ्यूचर्स आपके एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये आपके स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। रीजन यहाँ पे है अ फ्यूचर्स कंट्रीज फॉर अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अ स्पेसिफिक करेंसी अमाउंट एंड अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। तो हमारा जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये स्पेसिफिक करेंसी अमाउंट का होता है और एक स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट का होता है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही बताया है। इसीलिए यहाँ पे आपकी कस्टमाइजेशन नहीं हो पाती, स्टैंडर्डाइजेशन रहती है। तो आर आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, और इसीलिए आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे बन जाएगा। असर्शन दी है द लायबिलिटी ऑफ द ऑप्शन बायर इज लिमिटेड इन द करेंसी ऑप्शन मार्केट। तो एक तो आपका है ऑप्शन राइटर। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना आपके दो लोग होते हैं, एक होता है ऑप्शन राइटर और एक होता है ऑप्शन बायर। तो ऑप्शन राइटर वो है जो कि ऑप्शन को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ये दूसरे वाले बंदे को राइट दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर जो है वो क्या करता है, वो इसको प्रीमियम पे करता है, ऑप्शन प्रीमियम पे करता है और उसके बदले इसे राइट मिल जाता है। राइट टू बाय मिल रहा है तो हम उसे कॉल ऑप्शन बोलते हैं, राइट टू सेल मिल रहा है तो हम उसे पुट ऑप्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है उसने प्रीमियम पे किया और यही इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी है। अगर उसको लग रहा है कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया वो अब नुकसान में जा रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, मैक्सिमम लॉस जो इसका रहेगा वो ये प्रीमियम ही रहेगा, तो इसका लॉस यहाँ पे लिमिटेड है। ऑप्शन बायर नीड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन इफ द एक्सचेंज रेट इज नॉट फेवरेबल फॉर हिम। तो बिल्कुल ये आपको बताया, अगर उसे लगता है मेरे लिए एक्सचेंज रेट फेवरेबल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो वो उसे एक्सरसाइज ही यहाँ पे नहीं करेगा। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, यानी कि आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन कंपेयर टू यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम टू ऑप्शन होल्डर्स इन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। अब यहाँ पे जो हमारी अमेरिकन ऑप्शंस होती हैं ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, अमेरिकन हमारे ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं एज कंपेयर टू द यूरोपियंस, और इसीलिए हमारी जो अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस है आप उनको कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो बिफोर दी इवन बिफोर दी मैच्योरिटी डेट। तो असर्शन तो आपकी यहाँ पे सही होगी। रीजन यहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट अ स्पेसिफाइड डेट व्हिच इज जनरली द एक्सपायरेशन डेट। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हमें
यूरोपियन ऑप्शन में देखने को मिलता है कि आप उन्हें केवल एक्सपायरेशन डेट पे ही एक्सरसाइज कर सकते हो। तो रीजन यहाँ पे हमारा गलत है, असर्शन सही है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ प्रीमियम पे करते हैं और आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आप बाय या सेल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। तो जो ऑप्शन का बायर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, उसने केवल प्रीमियम पे किया, वही उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी थी। अब कल को अगर उसके लिए ऑप्शन अट्रैक्टिव नहीं होगा तो वो उसे एक्सरसाइज नहीं करेगा, अट्रैक्टिव होगा तभी करेगा। तो पहला यहां पे सही है। ऑप्शंस हैव हाई डिग्री ऑफ रिस्क टू ऑप्शन राइटर। तो ऑप्शन का जो सेलर है उसको बहुत ज्यादा रिस्क है, उसके लिए गेन तो सिर्फ वो प्रीमियम ही था, बट उसका नुकसान यहां पे कितना भी हो सकता है। ऑप्शंस आर एक्सरसाइजेबल ओनली बाय द बायर ऑफ द ऑप्शन, तो जिसने ऑप्शन खरीदी है वही उसे एक्सरसाइज करेगा। बायर ऑफ द ऑप्शन हैव ऑल राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये बात यहां पे गलत हो गई। बायर्स को हमारे पास जो है ये इक्विटी होल्डर्स वाले राइट नहीं मिलते, तो ये आपकी गलत हो जाएगी। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। चलिए सवाल है रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो कैन बी मिनिमाइज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास मल्टीपल सिक्योरिटीज होंगी, जैसे मान लीजिए दो सिक्योरिटीज है ए और बी। आपको इसका रिस्क मिनिमाइज कब करना है? रिस्क का मतलब क्या है कि हमारी रिटर्न नीचे चली जाएगी, जैसे बी की रिटर्न नीचे चली गई। तो अगर बी की रिटर्न नीचे चली गई तो ए जो है उसे पूरा का पूरा ऑफसेट कर देता है, ए उतना ही ऊपर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो पूरा पूरा ऑफसेट हो रहा है और आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो गया पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे अगर हमारी दो सिक्योरिटीज का परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, दोनों उल्टी डायरेक्शन में परफेक्टली मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे का रिस्क परफेक्टली ऑफसेट कर देंगे और हमारी यहाँ पे जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। सवाल हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू हमें बताना है। पहले सिस्टमेटिक रिस्क इज डाइवर्सिफाइबल बट अनसिस्टमेटिक रिस्क इज नॉन डाइवर्सिफाइबल, तो ये तो सीधी सीधी गलत है। सिस्टमेटिक रिस्क इज नॉन डाइवर्सिफाइबल बट अनसिस्टमेटिक रिस्क इज डाइवर्सिफाइबल, तो ये आपकी सही है। बोथ सिस्टमेटिक, अनडाइवर्सिफाइबल, नॉन डाइवर्सिफाइबल, ये भी आपकी गलत है। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। यहां पे हमें करनी है मैचिंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की। लिस्ट 1 में सबसे पहले हमें दिख रहा है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क आपका कैश अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा, तो इसलिए 4 से मैच होगा। फिर है आपका फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क बताता है कि आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका 3 से मैच होगा। और यहाँ पे एक्सचेंज रिस्क है, इसके बाद एक्सचेंज रिस्क आपका बताता है कि आपके यहाँ पे जो आप पे एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज और इनकम के ऊपर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये आपका है एक्सचेंज रिस्क। और डिफॉल्ट रिस्क आपका है कि डेटर से आपको पैसे ना रिकवर हो, तो ये आपका 1 से मैच हो जाएगा और इसीलिए अप्रोप्रिएट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। तो सवाल है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अजम्पशंस ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और हमें यहां पे करेक्ट कोड आइडेंटिफाई करना है। तो पहली स्टेटमेंट है ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम एक्सपेक्टेशंस अबाउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज। सबकी एक्सपेक्टेशन सेम होती है, ऐसा यहां पे बोला गया है। तो यहां पे जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारे पास सही हो जाएगी। अगली है लेंडिंग एंड बोरिंग रेट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट, ये गलत है क्योंकि सेम होंगे। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट हाईएस्ट रिटर्न फॉर हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क, ये आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं। शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, आपके शेयर प्राइसेस जो हैं सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट यहां पे कर रहे होते हैं, ये आप एज्यूम करते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर नॉट एबल टू अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज, तो यहां पे ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 1, 4 और 5 हमारे यहां पे इंक्लूड होंगे असम्पशंस में और इसीलिए आंसर ऑप्शन डी बनेगा। चलिए तो यहां पे हमारे पास अगला सवाल है। दो लिस्ट हमें यहां पे दे रखी हैं और हमें यहां पे करनी है इनकी मैचिंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। प्रिवेंटिंग हॉस्टाइल टेकओवर, तो देखो जी ग्रीन मेल आपके पास एक एंटी टेकओवर स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हमारी जो फर्म है वो अपने ही शेयर्स मार्केट से ज्यादा दाम पे खरीद लेती है अगर किसी एनिमी फर्म, किसी अनफ्रेंडली फर्म ने उसके ज्यादा शेयर्स खरीद लिए और उसको हॉस्टाइल टेकओवर का खतरा है, तो ये आपको इससे मैच होगा। लीवरेज्ड बायआउट आपका जो है इट इज मैनेजमेंट बायआउट। अकाउंटिंग फॉर मर्जर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। फाइनेंसिंग फॉर मर्जर कैश ऑफर से आप लिंक कर सकते हैं और इसीलिए अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी यहां पे बनेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे साइन अप करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, फ्रीली एनरोल कर सकते हैं और वहीं पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा।
सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन से जरूर फायदा मिला होगा, आपके कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो गए होंगे और आपको कुछ नई चीजें भी जानने को मिली होंगी। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।